गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई के संदर्भ में अपन बातें कर रहे थे कोशिका के बारे में। तो कोशिका के अंदर अपन ने लगभग बातें कंप्लीट कर ली। यही बात समझ में, कोशिका के बारे में सारी बातें कंप्लीट कर ली कि कोशिका के क्या क्या भाग हो सकते हैं, कोशिकाओं के कौन कौन से आपके जो अंदर खोज करता है कोशिकाओं के भागों के, इन सब के बारे में लगभग अपन ने बातें कर ली। तो कोशिका को अपन ने एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ क्या क्या पढ़ा अपन ने इस चैप्टर में, क्योंकि आपके लास्ट क्लास है इस चैप्टर से संदर्भ में। तो कोशिका के संदर्भ में अपन ने खोजकर्ता तो रॉबर्ट हुक है, केंद्र के खोजकर्ता कौन है, केंद्र के खोजकर्ता के बारे में अपन ने पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन है, जी ड्रेवे की बुकिंग है, इनके बारे में चर्चा कर ली अपन ने। ठीक है, फिर कोशिका के बारे में कोशिका सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिक हुए थे, श्वान और श्रीडन, उनके बारे में भी बात कर ली अपन ने। बिरचो ने दिया था सेलुला है ना, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर कोशिका को 3 भागों में बांटकर उसकी आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया अपन ने। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग था आपके कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर अपन जिसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, है ना। कोशिका झिल्ली कहे तो या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा भाग था केंद्रक न्यूक्लियस, इसके बारे में चर्चा की। और तीसरा भाग था आपके कोशिका द्रव्य, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मैक्सिमम पार्ट है इसके अंदर। तो कोशिका झिल्ली अपन ने चर्चा कर ली। केंद्रक के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम दाखिलों में संरचना होती है ना, केंद्रिका पाई जाती है, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झिल्ली पाई जाती है, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। और कोशिका द्रव्य के अंदर अपन ने बात की थी आपके कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कोशिका के अंग कह सकते हैं अपन, है ना। तो इसके अंदर अपन ने 5-6 अंगकों के बारे में बात की। सबसे पहले बात की आपके अंत्यप्रदेवी जालिका के बारे में। ठीक है, फिर दूसरी बात की अपन अंत्यप्रदेवी जालिका के बारे में पढ़े अपन ने गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी। तीसरी अपन ने बात की इसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया। चौथी अपन ने बात की इसके अंदर लाइसोसोम की। इसके अलावा 5वीं अपन ने लाइसोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, 4 हो गई। इसके अलावा अपन ने बात की प्लास्टिड के बारे में, मतलब क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवण, हरित इनके बारे में। और लास्ट अपन ने बात की रसधानियों के बारे में। इस प्रकार से अपन ने रसधानी, ये 5-6 कोशिकाएं जो इंपॉर्टेंट कोशिकाएं, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपके 9th क्लास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है ना। जो आपके जैसे आप 11th में पढ़ते थे बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है ना। तो 9th में तो ये क्या है, बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है कि इनकी खोजकर्ता, इनका जनरल इंट्रोडक्शन, और इसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आपके SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ये चर्चा कर चुके हैं अपन। ठीक है, ये फुल डिटेल से बात लिखा कोशिका का जैसे बड़े जनरल इंट्रोडक्शन। ये कोशिका बनाया अपन, तो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना। तो कोशिका की ये ऊपर वाली ये होती है जो झिल्ली होती है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये होता है आपके केंद्रक होते हैं, और इसके अंदर खूब सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, अंत्यप्रदेवी जालिका पाई जाती है, गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से लाइसोसोम पाया जाता है, रिक्तिकाएं पाई जाती है। इनके बारे में ये अपन चर्चा कर चुके हैं, है ना। कोशिका के बारे में ये क्या है आपकी कोशिका। तो बाध्यक कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम बनाकर उसी कोशिकाओं को भी अपने मैंने आपको प्रदर्शित करके बताया है। तो ये चर्चा तो अपन क्या कर चुके हैं, आपके कर चुके हैं। इसके आगे की चर्चा कोशिका, ये तो एक कोशिका है। अब अपन बात करेंगे मिला तो ये चीजें तो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है। जैसे अपन देखते हैं कि अपने अंदर जनन होता है, तो क्या होता है मनुष्य के अंदर या जीव जंतु के अंदर जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे क्या होता है नई कोशिका नए उसके जैसे प्रतिरूप बनते रहते हैं। जैसे अपन बनते हैं अपने माता पिता के द्वारा, है ना। जैसे जंतुओं में होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का विकास होता है।
उसी प्रकार कोशिकाओं में कैसे होता है, इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है कि कोशिका होती है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनेगी, एक बात समझ, एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनेगी, इसके बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जो पुरानी कोशिकाएं होती है उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती है। मतलब जो पुरानी कोशिकाएं होती है वो मृत हो जाती है या मरम्मत होती है, तो उनसे उनका विभाजन होता है, तो उनसे नई कोशिका बनती है। तो कोशिका के अंदर आज अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। आई बात समझ, कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है कि कोशिका नई कोशिकाओं में बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, किस प्रकार से होता है कोशिका का विभाजन। तो जीवधारियों में बनती है तो नई कोशिकाओं का बनना भी जरूरी है, नई कोशिकाएं बनती भी है ना। तो वो नई कोशिकाएं क्या होती है, पुरानी मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और प्रजनन से नए युग्मक बनते हैं और नई कोशिकाओं बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब नई कोशिका कैसे बनती है इसको पढ़ेंगे अपन, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कोशिकाओं के विभाजन में दो प्रकार से विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है ना। बहु कोशिकाओं में, एक कोशिकाओं के अंदर एक होता है असूत्री विभाजन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि इस कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपके समसूत्री विभाजन, क्या होता है, एक तो होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है आपके अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रकार से कोशिकाओं में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब इनके अंदर होता क्या है समसूत्री में, कि समसूत्री विभाजन होता है तो इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो एक कोशिका होती है उसके अंदर एक बार विभाजन होता है, दो संतति कोशिकाएं बनती है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्र होता है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों का ही विभाजन होता है। मेरे पास क्रोमोसोम का विभाजन होता है, तो गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तो उन गुणसूत्रों जैसे इसके अंदर आपके दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोई ठीक है ना, ये क्या गुणसूत्र है, ये क्या आपके मात्र कोशिका मतलब पेरेंट सेल, ये आपके मात्र कोशिका है, पेरेंट सेल है, और ये आपके क्या है गुणसूत्र पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इसके विभाजन से क्या होता है, मात्र कोशिका के विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन में तो क्या होता है आपके दो कोशिकाएं बनती है, मतलब क्या होगा, दो कोशिकाएं का मतलब ये एक कोशिका से नई दो कोशिकाएं बन जाएगी, जिसके अंदर क्या होंगे आपके ये गुणसूत्र इस प्रकार से विभाजित हो जाएंगे। इसके अंदर 8 गुणसूत्र हैं, तो ये आपके 4 हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये आपके क्या हो गए, संतति कोशिकाएं, ये तो मात्र कोशिकाएं हो गई, और ये आपके दोनों क्या हो गए, आपके संतति कोशिकाएं, मतलब जो इनकी पुत्री कोशिकाएं कह सकते हैं अपन, पुत्री कोशिकाएं। संतति का मतलब जो आपके डॉटर कह सकते हैं, डॉटर सेल्स, संतति कोशिकाएं। तो समसूत्री विभाजन में क्या होती है, एक बार विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है, दो समरूप संततियां बनती है। क्या बनती है, दो समरूप, मतलब उनके जैसे आकार की समरूप संततियां बनती है। बाकी तो जो है आपके 11-12 में तो इनका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि इसके अंदर 4 अवस्थाएं होती है समसूत्री विभाजन के अंदर। इस समसूत्री विभाजन से जो संतति कोशिकाएं बनती है उसके अंदर 4 अवस्थाएं होती है, एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आपके सिलेबस में नहीं, आपको सीधा यही ध्यान रखना है कि समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका से दो उनके समरूप संततियां बनती है, मतलब दो कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, ये ध्यान रखना है आपको, इतना ही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात करें, दूसरा विभाजन होता है उसे अपन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसके अंदर क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर इसके अंदर कोशिका का 2 बार विभाजन होता है। क्या होता है आपके अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 2 प्रकार से विभाजन होता है, मात्र कोशिका का 2 बार से विभाजन होता है।
जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की 4 संततियां बनती है, 2 बार डिवीजन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। सिंपल सी बात अंतर ये है बेसिकली अंतर इनके अंदर कि जो अर्धसूत्री विभाजन होती है आपकी कोई मात्र कोशिका है बात करें अपन, तो इसके अंदर जैसे गुणसूत्र है आपके कोई भी ये गुणसूत्र बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये गुणसूत्र है, ठीक है ना। ये क्या है, मात्र कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन की बात करूं मैं आपके, तो ये मात्र कोशिका है। इससे क्या होगी, पहले 2 कोशिकाएं बनेगी, मात्र कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनेगी और फिर उन दोनों का और डिवीजन होगा, क्या और टूटेगी वो 2 भागों में। ये क्या होगा, 2 भागों में और टूटेगी। पहला विभाजन तो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट विभाजन होता है ये, ठीक है ना। फिर ये और 2 बार टूटेगा, मतलब इससे 2 कोशिकाएं बन जाएगी और इससे 2 कोशिकाएं बन जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, आपके 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यही बात समझ में। तो इसके अंदर ये आपके पेरेंट्स गुणसूत्र होंगे, यही बात समझ में। ये इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो ये आपके क्या होता है, ये विभाजन क्या कहलाता है, आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस प्रकार से इसके अंदर तो क्या होगी, 2 कोशिकाएं बनी। देखें अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनी, 4 नई कोशिकाएं बनी। क्या बनी इसके अंदर, 4 नई संतति कोशिकाएं बनती है। ये बेसिकली अंतर है। समसूत्री में 2 संपूर्ण संततियां बनती है, इसमें 4 नई संतति कोशिकाएं बनती है। आई बात समझ। पहला मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है, जो मैंने आपको एक चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश की। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर तो क्या होता है, आपके एक बार विभाजन होता है जिसके अंदर 2 कोशिकाएं बनती है। एक बात समझिए, समसूत्री विभाजन जिसके अंदर ये आपका, अगर अपन बेसिकली बात करूँ मैं आपको समझाने की, तो आपको जो 11th 12th के अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं बनती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट टीलोफेज। इस प्रकार ये 4 अवस्थाओं में आपके क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये पहली अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन होता है। तब जाके संतति कोशिकाएं बनती है, इनमें गुणसूत्रों में फर्टिलाइजर होता है, किनारे पर जाते हैं, है ना, फिर उनके अंदर विभाजन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अर्धसूत्री विभाजन में भी, अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट के अंदर भी 4 होती है, 4, और विभाजन सेकंड के अंदर भी 4 विभाजन होते हैं, तब जाकर ये आपकी संतति कोशिकाएं बनती है ना। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, तो उसके अंदर किस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आई बात समझ में। तो कोशिका विभाजन के बारे में अपन ने पढ़ा कि जो कोशिकाओं का निर्माण होता है नई कोशिकाओं से, जो पुरानी कोशिकाओं का, तो नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से। तो नई पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं, मतलब कोशिकाओं के अंदर विभाजन है, एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं बन रही है, और ये विभाजन 2 प्रकार से होता है, कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन इस प्रक्रिया जिसके अंदर कोशिकाएं वृद्धि तो विभाजित होती है, जिसे अपन सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, और विभाजित होकर क्या होती है, 2 समरूप संततियां बनती है, उसे अपन समसूत्री विभाजन कहते हैं। जिनका आकार क्या होता है, जो मात्र कोशिका होती है सेम जैसी ही होती है, समरूप होती है, एकदम एक जैसी होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और फिर वो वृद्धि करके ऊतकों का निर्माण कर देती है, तो अंगों का निर्माण करके पूरा विकसित शरीर बन जाता है। तो जंतु और पौधों प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा संतति का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, इसमें क्रमशः 2 क्रमागत विभाजन होते हैं। एक तो ये पहला विभाजन और ये दूसरा, ये फर्स्ट विभाजन हो गया, ये दूसरा विभाजन हो गया, तो 2 क्रमागत विभाजन होते हैं इसके अंदर। तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें 2
इसमें 2 की जगह कितनी कोशिकाएं बन गई आपकी? 4 बन गई। 1 2 3 और 4, ये 4 संतति कोशिकाएं बन गई। एक बात समझ में, तो संतति विभाजन के द्वारा 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता कितनी? एकमात्र कोशिका से। और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है आपकी? आधी रह जाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जितनी इतने किसकी थी उससे आधी रह जाती है गुणसूत्रों की संख्या। इसमें जितने इतने थे उतने ही समान गुणसूत्र रहते हैं, लेकिन गुणसूत्र विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और संततियों की संख्या डबल बन जाती है, मतलब 4 गुनी होती है। एक कोशिका से 4 बन जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। लिख सकते हैं अपन गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने कोशिका विभाजन को समझने का प्रयास किया। तो ये आपके इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कोशिका विभाजन का, कि कोशिका के अंदर जो पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं उनका विभाजन किस प्रकार से होता है ना। ये आपके सिलेबस के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है कि कोशिका के विभाजन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में आई बात समझ में। तो कोशिका के विभाजन को अपन ने पढ़ने का प्रयास किया, पूरी डिटेल से बताया मैंने आपको कि कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार से विभाजन होता है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये किस प्रकार से होता है, यही बात समझ में। तो इसके अंदर अपन ने कोशिका की खोजकर्ता के बारे में मैंने आपको बताया, नाम याद ही होगा आपको। खोजकर्ता कौन था? कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। केंद्र का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, ये ध्यान रखना। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? ल्यूवेनहोक, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जो मृत कोशिका के खोजकर्ता थे, इन्होंने चर्चा की। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि कोशिकाओं के खोजकर्ता के बारे में और कोशिकाओं के जो कोशिका की पूरी डिटेल से बात कर ली कि कोशिका पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, पादप के अंदर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर पर्णहरित वर्णक पाया जाता है ना, जो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जिम्मेदार होता है। कोशिका विभाजन के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से पूरी बातें बताई, है ना। बहुत स्लो मोशन में पढ़ाया, छोटा सा चैप्टर था, लेकिन काफ़ी समय लिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। फिर आपके ये सेल डिवीजन वाला पुरानी किताबों में नहीं था, नई किताबों में ये टॉपिक आया हुआ है, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कोशिका विभाजन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो मैंने आपको ब्रीफ नहीं बताया। आपको ज़्यादा समझाने से क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। तो बड़ी क्लासों में और कोशिका विभाजन का पूरा डिटेल पार्ट है, तो आपको बड़ी क्लासों में समझाया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन और कोशिका जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है, तो उसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की बातें जो अपन क्या करेंगे, और क्लास होगी, उसके अंदर नई क्लास के साथ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये इसके बाद में आपके अध्याय नंबर कौन सा था, ये 5 कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 1 से लेकर 5 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, लगभग आपका क्या हो गया 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। इसके अलावा और भी जो आपके होगा चैप्टर वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। ओके, गुड लक, धन्यवाद।